जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो इससे पहले मैं कल आपको रिजल्ट्स भेजे थे आपके, आप लोगों ने देख लिए होंगे। और कल वाले लेक्चर जी में भी सर। मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि खुसूसन जो क्विज़ वाला पार्ट है उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स जो ना वो एब्सेंट थे। और एब्सेंट इस वजह से हैं कि क्विज का एक खास टाइम होता है। जब मैंने आपको क्विज भेजा था उसमें टाइम मेंशन था कि आपने ये कितने टाइम में इसको करके तो मुझे सेंड करना है। तो उसमें ये हुआ कि जिन बच्चों ने मुझे टाइम पे सेंड किया था मैंने सिर्फ उनको कंसिडर किया, और उसके बाद भी मैंने तकरीबन 20 मिनट ऊपर वेट किया। और यानी जो टाइम दिया गया था ना उससे 20 मिनट बाद तक भी जिन लोगों की मुझे ईमेल आई थी उनको मैंने डाउनलोड करके तो मार्क किया है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने क्विज मुझे भेजा था लेकिन वो टाइम से बहुत लेट आया था। मुझे किसी ने 2 घंटे बाद भेजा है, किसी ने 3 घंटे बाद भेजा है। और बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने अगले दिन मुझे भेजा है। जाहिर है सारे बच्चे तो क्लास नहीं पढ़ते, जो क्लास नहीं पढ़ते उनको तो नहीं पता कि आज क्विज हुआ है। उनको अगले दिन किसी ने बताया और उन्होंने फिर अगले दिन जो ना वो ईमेल की है। तो अब देखो बच्चों, जाहिर सी बात है कि अगर स्टूडेंट जो ना वो 2 घंटे के बाद भेज रहा है या 3 घंटे के बाद भेज रहा है या अगले दिन भेज रहा है, तो अब उसमें कोई शक की गुंजाइश बाकी नहीं रह जाती कि ये उसने खुद किया होगा। उसमें तो यही लगता है ना कि अब इसने सोल्यूशन किसी से ले लिया होगा और उसी को उसने दोबारा से रीराइट करके तो भेज दिया, और उसमें उसने अपना जहन जो है ना वो इस्तेमाल नहीं किया। तो इस तरह तो फिर एक जो एग्जाम है या जो क्विज है ना वो एक मजाक बन जाता है। तो इसलिए वो मैंने जो क्विज मेरे पास लेट आए थे, दिए गए टाइम के बाद आए थे, उनको मैंने कंसिडर नहीं किया था। लेकिन अब मैंने, जिस तरह मैंने कल ही आपको बता दिया था कि अब मैंने सोचा कि क्योंकि वो स्टूडेंट बहुत ज़्यादा हैं, उनकी तादाद बहुत ज़्यादा है, अगर वो थोड़े बहुत होते तो फिर हो सकता है कि उनको रिलैक्सेशन ना दी जाती, लेकिन अब उनकी तादाद बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए अब इतने सारे बच्चों के इतने नंबर वो कट जाएंगे तो ये अच्छी चीज़ नहीं होगी, आप लोगों के मार्क्स ओवरऑल कम हो जाएंगे। इसलिए मैंने अब ये डिसाइड किया, और कल मैंने आपको ये बात बता दी थी कि ये जो क्विज वाला पार्ट है, ये जो असाइनमेंट है क्विज, इसको मैं स्किप कर दूंगा और इसकी जगह पे इसके अल्टरनेटिव के तौर पर आपको एक और असाइनमेंट दी जाएगी। और ये असाइनमेंट आपको आपके जो फाइनल एग्जाम है जो अगले हफ्ते हो रहे हैं उसके बाद वाला जो वीक होगा, उस वीक में मैं आपको वो असाइनमेंट ईमेल करूंगा सुबह मंडे वाले दिन, यानी जब वो वीक स्टार्ट होगा तो उस वीक में मैं आपको मंडे वाले दिन जो है ना वो असाइनमेंट ईमेल करूंगा। तो उसको फिर आप लोग सॉल्व करके तो मुझे जो है ना फ्राइडे वाले दिन का मैं मतलब आपको टाइम दूंगा उस वीक में। मंडे को मैं आपको भेजूंगा और फ्राइडे तक आपने उसको सॉल्व करके तो मुझे ईमेल के थ्रू ही वापस भेजनी होगी। तो उसको फिर मैं चेक करके तो वो आपकी असाइनमेंट नंबर 1 कंसिडर होगी। और असाइनमेंट नंबर 2 जो ना वो ऑलरेडी आ चुकी है, वो जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन थे चैप्टर नंबर 1 के, वो आपकी असाइनमेंट नंबर 2 कंसिडर होगी। और असाइनमेंट नंबर 1 जो है ना ये मैं आपको क्विज के अल्टरनेटिव के तौर पर दूंगा। और ये आपकी जो है ना एग्जाम से जो नेक्स्ट वीक होगा उस वीक में आप उसको सॉल्व करके मुझे भेजें, तो उसको मार्क करके फिर मैं एज असाइनमेंट नंबर 1 उसको कंसीडर करके तो इस तरह आपके जो नंबर है ना इस मजमून के वो मुकम्मल होंगे। अब बहुत सारे बच्चों ने मुझे ईमेल किया कल जो है ना जब आपको ये रिजल्ट मिला है, और बच्चों ने मुझे भेजा कि मैंने असाइनमेंट भेजी थी और आपने कंसीडर नहीं की। और उसमें बहुत सारे बच्चों का यही मसला था कि वो टाइम के बाद आई थी। हो सकता है उसमें तो कुछ ऐसे हों 2-3 जो मिस हो गए हों जिनके टाइम पे आई हो, और वो मैं उसको ना देख सका हूँ। लेकिन यह है कि मेजॉरिटी बच्चे वही हैं जिनकी असाइनमेंट
टाइम के बाद आई थी, इसलिए वो कंसिडर मैंने नहीं की। लेकिन अब मैंने आपको कह दिया है कि उसके अल्टरनेटिव के तौर पर मैं आपको एक और असाइनमेंट दूंगा, और उसको आप सॉल्व करके ना तो मुझे सेंड कीजिएगा, और उसकी मार्किंग करके ना तो फिर आपके इस सब्जेक्ट के जो नंबर है ना वो काउंट होंगे। तो बच्चों एक बात और आप लोग जो है ना जहन में रखें, जब भी आप इवन जब आप ये पेपर सॉल्व करें अपना फाइनल टर्म का, या जब आप असाइनमेंट सॉल्व करें, जब मैं आपको असाइनमेंट भेजूं, तो बच्चों इसको करने से पहले जो है ना इम्पोर्टेंट बात आपको पहले भी कई दफा कह चुके हैं कि जो इंस्ट्रक्शन दी जाती है ना पहले उनको गौर से पढ़ लिया करें। पेपर को सॉल्व करने से पहले भी जो इंस्ट्रक्शंस आपको दी जाती है ना उनको गौर से पढ़ लिया करें और उनके ऊपर अमल किया करें। जो बच्चे इंस्ट्रक्शन पे अमल नहीं करते ना तो उनकी भी जो नंबर है ना वो कट जाएंगे इस वजह से, और वो गलती करेंगे। मसलन मैंने लास्ट टाइम भी कहा था कि आपको मैंने जो ईमेल आईडी दिया है ना आप उसके ऊपर मुझे अपनी असाइनमेंट या क्विज या जो है ना ये एग्जाम जो पेपर होगा वो भेजेंगे, लेकिन फिर उसमें बच्चे जो है ना वो कोई और ईमेल आईडी पे भेज देते हैं या जो ऑफिशियल ईमेल आईडी है वहां भेज देते हैं। तो वो भी ज़ाहिर है कि मैं कंसिडर नहीं करूँगा। वो मुश्किल होता है जो ना सारे ईमेल्स खोल के तो जो ना पेपर डाउनलोड करना। जो आप आपको एक ईमेल आईडी दिया गया है, तो उसी के ऊपर जो ना सबको सेंड करना चाहिए। इसलिए इंस्ट्रक्शन को गौर से पढ़ के तो फिर उसके बाद आप जो है ना पेपर को या असाइनमेंट को सॉल्व करके भेजा करें। जो इंस्ट्रक्शन दी गई हैं उसके मुताबिक अगर कहा गया कि आप असाइनमेंट है तो उसके जितने पेजेस हैं वो आप अलग-अलग पेज भेजेंगे तो वो 10-15 पेज अलग-अलग अटैच करके भेजेंगे तो वो भी एक गलत बात है। आप उसकी एक फाइल बनाएं, एक पीडीएफ फाइल बना के तो एक फाइल की शक्ल में जो है ना उसको अटैच करें ईमेल के साथ, और एक फाइल ही आनी चाहिए। और उसके साथ अपना नाम और रोल नंबर वो लाजमी मेंशन करें। आपको क्लियर कट बताया था कि जब आप अपना असाइनमेंट सेंड करते हैं तो अपनी ईमेल के अंदर अपना नाम और रोल नंबर सेक्शन क्लियर वे में मेंशन किया करें। बहुत सारे बच्चे जो है ना वो लापरवाही का मुजाहरा करते हैं और अपना नाम रोल नंबर सेक्शन मेंशन ही नहीं करते, पता ही नहीं चलता कि ये जो हमें ईमेल आई है ये किस स्टूडेंट की आई है। बहुत सारे बच्चे ईमेल आईडी यूज करते हैं, वो ईमेल आईडी किसी और नाम का होता है, वो अपने पेरेंट्स का यूज कर रहे होते हैं या बहन भाई का यूज कर रहे होते हैं। ये कौन सी रॉकेट साइंस है? आप अपने नाम का ईमेल आईडी बनाएं, क्लियर कट आपका नाम लिखा हो, ताकि जहां पर भी आपकी ईमेल जाए तो अगले को फौरन पता चले कि ये ईमेल मुझे कहाँ से आई है। तो अपने नाम की ईमेल आईडी बनाएं ताकि नाम से ही कम से कम पता चले, और उसके अंदर भी आप जो है ना अपना नाम रोल नंबर अपना सेक्शन क्लियर कट वे में मेंशन करें। जब आप ईमेल के थ्रू कोई चीज किसी टीचर को सेंड करते हैं तो उसके लिए आसानी पैदा करें, ना कि वो ढूंढता रहे कि ये मुझे जो है ना जो असाइनमेंट आई है या मुझे जो पेपर आया ये किस स्टूडेंट ने भेजा है। और एक और बेहतर तरीका भी मैंने आपको बताया हुआ है कि आप जो फाइल सेव करते हैं, मतलब आपने अपना पेपर की फाइल सेव की है या आपने अपनी जो असाइनमेंट सेव की है ना, तो जो सेव आप करते हैं फाइल उसमें ही आप जो है ना एक ऐसी तरतीब फॉलो करें कि जिससे जो है ना आपका नाम और रोल नंबर जो है ना वो नाम तो चले ना से, लेकिन आपका सेक्शन और रोल नंबर वहां से क्लियर कट जो है ना वो पता चले कि ये किस बच्चे की। फर्स्ट करें अगर जो ना कोई बी सेक्शन का रोल नंबर है 150 वो सेंड करता है ना, तो उसको चाहिए कि वो उसको सेव ही ऐसे करे कि बी मतलब शुरू में बी लिखा हो, यानी पता चल जाए कि ये जो है ना सेक्शन बी है स्टूडेंट का। और आगे जो आपका जो रोल नंबर है फर्ज करें SSPR आपका 100 रोल नंबर है तो SSPR 100 लिख दें, ऐसे लिख दें बस। ठीक है, तो अपनी फाइल भी आप इस नाम से सेव करें ताकि जो टीचर है ना उसको फौरन पता चले कि ये मुझे जो असाइनमेंट आई है या जो पेपर आया है ये किस स्टूडेंट का है, उसका रोल नंबर क्या है और उसका सेक्शन कौन सा है, ताकि उसको सेव करने में और मार्किंग करने में और नंबर लगाने में आसानी हो। क्योंकि जब बहुत सारे स्टूडेंट हैं, बहुत सारे सेक्शन हैं, तो फिर टीचर भी कंफ्यूज हो जाते हैं बाज दफ़ा, और इस वजह से भी किसी बच्चे का जो पेपर है ना वो मिस हो सकता है कि वो टीचर को पता ही नहीं चला कि ये है किस स्टूडेंट का। तो इसलिए जो है ना आप
जो आपको इंस्ट्रक्शन दी जाती हैं, जो हदायत दी जाती हैं ना, उनके ऊपर सख्ती से अमल करके तो अपनी जो चीज़ें हैं ना वो सेंड करें, ताकि जो है ना, ना आप परेशान हो और ना जो है ना वो टीचर परेशान हो। तो मेरा ख्याल है कि अब आप लोगों को सारी बातें जो है ना अच्छा वो, सर, जो जी बोले। अच्छा अच्छा सर, आपसे एक बात पूछनी थी। अच्छा सर, जी, ये कुछ बच्चों ने असाइनमेंट 2 भी सबमिट नहीं करवाई, तो उनके लिए कोई रिलैक्सेशन है या उनका कोई अल्टरनेट होगा? हाँ, जिन्होंने असाइनमेंट नंबर 2 सबमिट नहीं करवाई, उनके साथ भी मैं जो है ना वो बाद में जो है ना एग्जाम के बाद वाला जो वीक होगा ना, उसमें उनके लिए जो है ना कोई जी सर। एडिशनल असाइनमेंट या कोई एडिशनल काम है उनको देखूंगा। पहले मैं सॉर्ट आउट करूँ वो कितने बच्चे हैं, तो उनको मैं अलहदा से ईमेल करके तो उनको मैं कोई सेपरेट असाइनमेंट कोई और दूंगा जो ज़्यादा मुश्किल होगी, ताकि उनको थोड़ी सज़ा भी मिले कि उन्होंने पहली असाइनमेंट जो है ना वो टाइम पे जी सर। जमा करवाई। तो उसका भी मैं कुछ करूँगा, मैं ठीक बच्चों को ठीक उसका है सर, कोई ठीक है एक सर, दफ़ा थैंक चांस यू उसका। सर। जी सर, सर थैंक यू सर। सर एक क्वेश्चन था कि सर असाइनमेंट तो मतलब कि इतनी अच्छी करके लिखी थी सर, 5-5 नंबर कटे हुए सब के, मोस्टली बच्चों के 10-10 नंबर हैं। और दूसरे टीचर्स ने कहा है कि असाइनमेंट के आपको जाएंगे, आप टेंशन ना लो। सर हमने तो वो बड़ी प्रॉपर तरीके से लिखी, फिर भी 5-5 मार्क्स कटे हुए हैं, समझ नहीं आई उसकी। मेरे पेपर की बात कर रहे हैं? जी सर, ये जो अभी असाइनमेंट देख रहे थे कि गुड, 10-10 ठीक है, नंबर सर। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल 5-5 नंबर मैंने जो मैक्सिमम नंबर काटे हैं, जा रहा है वो मैंने 15 में से 10 भी लगाए हुए हैं। तो बच्चों वो ऐसे ही बच्चे हैं, बात सुने, वो ऐसे ही बच्चे हैं जिनको नंबर कम मिले हैं ना, वो वही स्टूडेंट हैं जिन्होंने असाइनमेंट लेट जमा करवाई है। यानी जो असाइनमेंट बच्चे टाइम पे जमा करवाते हैं, जो टाइम दिया गया है उसके अंदर जमा करवाई है, या जिन्होंने जल्दी जमा करवाई है, उनको ज़ाहिर है उसका एज मिलता है, क्योंकि इसमें एक डेफिनेट बात है कि जो बच्चे बाद में जमा करवाते हैं या लेट जमा करवाते हैं, वो दूसरों से कॉपी करते हैं, वो अपनी मेहनत नहीं करते, वो जस्ट जो है ना किसी से लेते हैं और उसको बस रीराइट करके ना तो जमा करवा देते हैं। बाकी यह है कि असाइनमेंट मैंने बड़े गौर से चेक की है, मैंने बड़े ध्यान से चेक की है। जिनको इस किस्म का डाउट है कि मेरी असाइनमेंट बहुत अच्छी है और मुझे नंबर कम मिले हैं, वो मुझे दोबारा जो है ना वो अपना ईमेल कर सकता है। मैं उसको बता दूंगा कि उसको नंबर क्यों कम मिले हैं। मैंने हर चीज़ नोट की हुई है। और असाइनमेंट के अंदर जो है ना, असाइनमेंट करने का आपका तरीक़ेकार कैसा है, आपने कैसे तैयार की, आपने लिखा कैसे है, आपने जो है ना फिगर कैसे बनाई है, आपने पेज कौन सा यूज़ किया, आपने असाइनमेंट पेज यूज़ भी किया कि नहीं किया। तो वो सारी चीज़ें मैटर करती हैं। अगर किसी में नंबरों का फ़र्क है तो उसकी कोई ना कोई वजह होगी। वजह के बगैर ये नंबर मैंने रैंडम नहीं लगाए। मेरे पास हर बच्चे का जवाज़ मौजूद है कि किसको नंबर जो है ना वो कम मिले हैं, किसको ज़्यादा मिले हैं। जो स्टूडेंट आप में से डिपार्टमेंट आ सकते हैं, वो सेंटर आ सकते हैं। हम तो रोज़ाना आते हैं, मैं अभी भी डिपार्टमेंट बैठा हूँ। तो जो लोग बच्चे, जो स्टूडेंट डिपार्टमेंट आ सकते हैं, वो यहाँ पे आके मुझसे अपना रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं कि मैंने जो असाइनमेंट्स आपकी डाउनलोड करके अपने पास रखी हैं, उसमें मैंने ये मेंशन किया हुआ है कि किस स्टूडेंट की जो असाइनमेंट है वो मुझे किस टाइम, किस दिन वसूल हुई है। तो वो सारी चीज़ें उसमें मेंशन है, वो सारी चीज़ें काउंट होती हैं। अगर कोई बच्चा जो ना वो टाइम के बाद जमा करवाएगा, लेट जमा करवाएगा, तो यकीनन उसकी डिडक्शन होगी। सर जी बच्चे बोले। आखिरी क्वेश्चन, इसके बाद मैं लेक्चर स्टार्ट करूंगा। सर 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 जिनके मैंने अपनी में असाइनमेंट ड्यू डेट में जिनके क्विज में पूरे मार्क्स हैं, लेकिन सर मेरी एब्सेंट लगी हुई है। आप मुझे ईमेल करें, मैं ईमेल पे मैं चेक करूंगा, फिर बताऊंगा। कल मैंने आपको सेंड भी की थी फौली, जब मैंने मार्क्स देखे थे ना। सर सर जो हमने सर क्विज का किया हुआ सर था, पेपर हम रोजे के बाद भेज सकते हैं सॉल्व करके? असाइनमेंट 1 की बात, आप क्विज की बात ना करें। जो असाइनमेंट नंबर 2 है ना आपकी, सर असाइनमेंट मैं नंबर 2, क्विज की बात नहीं कर रहा, जो न्यूमेरिकल्स वाली असाइनमेंट है ठीक ना, है, वो मैंने हाँ 30 डेट उसकी लास्ट ठीक थी, है, मैंने तब बिल्कुल बिल्कुल। जो असाइनमेंट नंबर 2 है ना आपकी, अगर जी सर। असाइनमेंट नंबर 2 आपने जमा करवाई है और आपके पास उसका प्रूफ है, तो आप मुझे ना दोबारा आज ईमेल करें। मैं आज उसको दोबारा चेक करूंगा शाम को, कि अगर वो चलें मेरे ठीक है। पास आई हुई तो मैं उसको चेक करके मार्क कर दूंगा।
अगर वो ना आई हुई तो मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा, मैं आपको बता दूंगा मुझे वसूल नहीं हुई। तो आप जो है ना मुझे सर दोबारा क्विज जो था, जो असाइनमेंट नंबर 2 की बात करें, आप क्विज की बात ना सर करें। मैंने भी असाइनमेंट नंबर 2 आपको मेल की थी, असाइनमेंट नंबर 2, और मैंने बता लेकिन दिया ना टाइम की असाइनमेंट थोड़ी देर बाद ही की थी, और बाद में मतलब असाइनमेंट आपका नंबर मेल बॉक्स फुल आ रहा था। तो सर मेरा भी यही प्रॉब्लम था सर, मैंने भी आपको 1 अप्रैल से मैंने असाइनमेंट 2 सेंड की थी। एविडेंस सेंड किया है कल। चले आप ऐसा करें ना, ये मैं कह रहा हूँ ना कि जिन बच्चों ने असाइनमेंट नंबर 1 जो क्विज वाली है उस बात को छोड़ते हैं, जो आपकी असाइनमेंट नंबर 2 है ना न्यूमेरिकल वाली, वो अगर किसी बच्चे का एब्सेंट लगा हुआ है और उसने सेंड की है तो वो अपने प्रूफ के साथ असाइनमेंट नंबर 2 वाले जो स्टूडेंट हैं जिनका वहां पे एब्सेंट लगा हुआ है, जितने भी स्टूडेंट हैं वो अपने प्रूफ के साथ कि आपने वो टाइम पे सेंड की थी, अपना प्रूफ का इमेज साथ लगाएं और अपनी असाइनमेंट मुझे दोबारा भेज दें, मैं उसको चेक कर लूंगा और उसको मैं वहां पे उसके मार्क्स लगा दूंगा। असाइनमेंट नंबर 2 की बात कर रहा हूँ, 1 की बात नहीं कर रहा। 1 की अल्टरनेटिव मैं आपको बाद में दूंगा। तो असाइनमेंट नंबर 2 सर मेरा भी यही प्रॉब्लम था, मैं कर आपको किया था एविडेंस के साथ। मैं ये कह रहा सर हूँ कल ना, आपको मेल किया एविडेंस के साथ, लेकिन उस पर टाइम मेंशन नहीं है। उसमें ये है कि मेल बॉक्स आपका फुल आ रहा है, सेंड नहीं हुई, ये उसमें है। चलें आप दोबारा सेंड करें, मैं उसको दोबारा देखूंगा। सर मैं भी उसका स्क्रीनशॉट लेकर ना कि आपका मेल जो बॉक्स है वो फुल था, वो स्क्रीनशॉट लेकर अपनी असाइनमेंट सेंड कर दूंगा। ठीक है, बिल्कुल सेंड कर दें। और ये बात मैं आपको एक और बात बता रहा हूँ कि अगला जो पेपर होगा ना आपका, उसमें मैं आप लोगों को इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इंस्ट्रक्शंस को गौर से पढ़ के ना, तो फिर आप लोगों ने जो है ना नेक्स्ट असाइनमेंट या जो भी आपका एग्जाम होगा ना वो मुझे सेंड करना है। उसमें मैं ईमेल आईडी बकायदा मेंशन करूंगा और वो मैं चेंज कर दूंगा। पहले वाला ज़ाहिर है जिसमें जो फुल हो चुका है, जिसमें वो मजीद ईमेल नहीं आ रही, मसला आ रहा है, अब मैं उसको जो ना डिलीट कर दूंगा सारे को, और मैं आपको बिल्कुल एक नया ईमेल आईडी दूंगा। और उसके ऊपर आप लोगों ने जो है ना, जब आपका एग्जाम होगा फाइनल टर्म का और जो आपकी एग्जाम के बाद असाइनमेंट होगी, उसके लिए जो ईमेल आईडी आपको उस वक्त दिया जाएगा ना, तो उसके ऊपर आपने अपना डेटा सेंड करना होगा, ताकि जो है ना वो बिल्कुल फ्रेश ईमेल आईडी होगा, उसके ऊपर आपने अपना डेटा सेंड करना है। पुराने किसी ईमेल के ऊपर आपने डेटा सेंड नहीं करना। लेकिन आज के लिए मैं आपको कह रहा हूँ कि जिन बच्चों ने असाइनमेंट नंबर 2 मुझे भेजी हुई है और उनके पास प्रूफ उसका है, वो आज मुझे मेरे ऑफिशियल ईमेल आईडी के ऊपर अपनी असाइनमेंट और उसका प्रूफ सेंड करें, मैं उसको इनकॉर्पोरेट कर लूंगा। सर जो दोबारा सर आप असाइनमेंट जो असाइनमेंट अभी हमें उसके लिए मिलेगी होगी? आफ्टर एग्जाम, वो सबके लिए होगी या जस्ट जो एब्सेंट है उनके लिए होगी? नहीं, वो सबके लिए होगी। सर मैं ये पूछ रही थी कि जिनकी क्विज में पूरे मार्क्स हैं तो वो भी असाइनमेंट सॉल्व करेंगे तो उनको क्या बेनिफिट मिलेगा? फिर क्या उनकी फर्स्ट सेकंड असाइनमेंट में मार्क्स ज्यादा हो जाएंगे? कल मैंने बात बता दी थी कि ये मेरी मर्जी होगी, ये उसमें मैं उनको एज दूंगा, लेकिन ये कितना देना ये मेरी मर्जी होगी। ओके सर, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम सर। इस सर तरह तो हमने भी सर टाइम पे सेंड किए हैं, पेपरों कोई में टाइम पे असाइनमेंट करके करना सेंड कर दिया था सर, इस तरह तो फिर वो अब मैं लेक्चर स्टार्ट करने लगा हूँ। असाइनमेंट के बारे में मैंने आपको बात बता दी है, अब आप मेहरबानी करके तो उस पर अमल करें। और सर ये असाइनमेंट नंबर लास्ट बात थी ये कि क्योंकि नेक्स्ट वीक तो हमारे पेपर हैं, और अगर वो पेपर में तो असाइनमेंट नहीं लिखी जा सकती तो पेपर्स के बाद रख लें सर नेक्स्ट वीक में। तो जनाब पेपर के बाद ही मैं रखी है, मैंने पेपर के बाद ही रखी है। मैंने कब कहा कि आप पेपरों के दौरान मुझे असाइनमेंट जमा करवाएं? मैं समझा। जी बच्चों, आज का लेक्चर मैं स्टार्ट करने लगा हूँ। जी सर, करें सर। फैक्टर्स आपके सामने लिखे हुए हैं जो हम आजकल पढ़ रहे थे कि जो इंटेंसिटी है डिफ्रैक्टेड बीम की वो किन बातों पे डिपेंड करती है। पहले जो 2 फैक्टर्स हैं वो हम स्टडी कर चुके हैं, पोलराइजेशन फैक्टर और स्ट्रक्चर फैक्टर। आज हम पहले जो है ना डिस्कस करते हैं मल्टीपलिसिटी फैक्टर को, कि ये इंटेंसिटीज को कैसे अफेक्ट करता है। तो बच्चों मल्टीपलिसिटी फैक्टर होता क्या है, इसको समझने के लिए आपको
थोड़ा सा प्लेन्स के ऊपर जाना पड़ेगा, जो हम क्रिस्टलोग्राफी की बुक में पहले पढ़ते रहे हैं। और वहां पे मैंने आपको बताया था कि ये हमारे पास क्यूबिक सिस्टम के अंदर जो 3 सेट्स ऑफ प्लेन होते हैं ना, 100, 010 और 001, जो 3 सेट्स ऑफ प्लेन होते हैं ना, ये आपस में रिलेटेड होते हैं, क्योंकि क्यूबिक सिस्टम के अंदर हमें पता है कि ए, बी और सी तीनों साइड्स बराबर होती हैं, और तीनों साइड्स बराबर होने की वजह से जो डी स्पेसिंग है ना, D100, D010 और D001, ये आपस में बराबर होती हैं। इसका मतलब है जब ये डी स्पेसिंग बराबर है तो ये तीनों सेट्स ऑफ प्लेन जो है ना, ये एक ही डायरेक्शन में हमें डिफ्रैक्टेड बीम देते हैं। यानी जब डी स्पेसिंग सेम होगी, ज़ाहिर आप इसमें ब्रैग्स लॉ को अप्लाई करके तो देख सकते हैं कि जब आप डी स्पेसिंग की वैल्यू सेम रखेंगे तो आपको एंगल की वैल्यू भी सेम मिलेगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 100, 010 और 001, ये जो 3 सेट्स ऑफ प्लेन है ना, इनको हम बोलते हैं कि दीज आर सिमेट्रिकली रिलेटेड सेट्स ऑफ प्लेन, और इनको हम 100 साथ ये करली ब्रैकेट से शो करते हैं। ठीक है, इसी तरह ये जो हमारे पास सेट्स ऑफ प्लेन है 111 बार 111 और 1 बार 11 और 11 बार 1, तो क्यूबिक सिस्टम के अंदर ये जो 4 डिफरेंट सेट्स ऑफ प्लेन है ना, इनके अंदर डी स्पेसिंग सेम होती है। यानी जो डी स्पेसिंग इस सेट ऑफ प्लेन में है और जो इसमें है और जो इसमें है और इसमें है ना, ये आपस में सेम होती है। इसका मतलब ये है कि जब डी स्पेसिंग सेम है तो डिफ्रैक्शन भी सेम डायरेक्शन में होगी। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 4 सेट्स ऑफ प्लेन है ना, इनकी कंट्रीब्यूशन हमें एक ही जगह पे मिलेगी, एक ही एंगल पे मिलेगी। तो हम ये कहते हैं कि ये जो 4 सेट्स ऑफ प्लेन है ना, दीज आर सिमेट्रिकली रिलेटेड सेट्स ऑफ प्लेन। और यहाँ पे हमने देखा कि इस सेट के अंदर यानी 100 के अंदर 3 सेट्स ऑफ प्लेन है, जबकि 111 के अंदर जो है ना, ये 4 डिफरेंट सेट्स ऑफ प्लेन है। तो इसका मतलब ये हुआ कि क्यूबिक सिस्टम के अंदर जो 111 पीक होगी, जो 111 सेट ऑफ प्लेन से आएगी, वो ज्यादा इंटेंस होगी एज कंपेयर टू 100, क्योंकि यहाँ पे 3 डिफरेंट सेट्स ऑफ प्लेन है जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, जबकि 111 के केस में 4 डिफरेंट सेट्स ऑफ प्लेन है जो कि एक ही डायरेक्शन में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो इसलिए हम कहेंगे कि द प्रोबेबिलिटी दैट 111 विल बी correctly oriented for diffraction is 4/3 the probability that 100 will be correctly oriented। यानी इस सेट ऑफ प्लेन की जो प्रोबेबिलिटी है ना, वो ज्यादा है। और वो कितनी ज्यादा है, इसको हम लिखेंगे कि दैट इज 4/3 टाइम्स मोर एज कंपेयर टू 100 सेट्स ऑफ प्लेन। क्योंकि 100 सेट्स ऑफ प्लेन में हमने देखा कि 3 सेट्स ऑफ प्लेन है जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, और 111 के केस में 4 डिफरेंट सेट्स ऑफ प्लेन है जो कि एक ही डायरेक्शन में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो जब हम मल्टीप्लिसिटी फैक्टर को काउंट करेंगे तो इस केस में जो है ना, 111 सेट्स ऑफ प्लेन की कंट्रीब्यूशन ज्यादा होगी एज कंपेयर टू 100 सेट्स ऑफ प्लेन। तो इस तरीके से ये जो फैक्टर है ना, ये कंट्रीब्यूट करता है। तो कहता है कि the relative proportion of each-scale planes contributing to the same reflection enters the intensity calculation as the quantity P। यानी इस multiplicity factor को हम जो है ना quantity P से ज़ाहिर करते हैं। The multiplicity factor is defined as the number of permutations of positions and signs of each scale for planes of having same D, यानी जिनमें D spacing same होती है, वो same direction में कंट्रीब्यूट करते हैं। और जाहिर है कि ये जो फैक्टर है ना, ये भी एफ स्क्वायर के साथ यानी स्ट्रक्चर फैक्टर के साथ कंट्रीब्यूट करता है इंटेंसिटी कैलकुलेशंस में। द मल्टीप्लिसिटी फैक्टर फॉर 100 प्लेन्स ऑफ क्यूबिक क्रिस्टल इज 6 एंड फॉर 111 प्लेन्स इज 8। कहता है कि इसकी फिर जो वैल्यू होगी 100 प्लेन्स के लिए वो 6 होगी और 111 के लिए 8 होगी। तो कैसे ये 6 आ रही है, कोई आप में से बताएगा मुझे स्टूडेंट? 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 और फिर बार 1
000 सर इनके ऊपर बार आ जाएंगे तो वो डबल हो जाएंगे। गुड, शाबाश। यानी 3 तो हमारे पास ये हो गए ना जो यहाँ लिखे हुए हैं 10001100001 और 3 इनके ऊपर बार आ जाएंगे तो टोटल ये 6 बनेंगे। इसी तरह 4 ये यहाँ पे लिखे हुए हैं और 4 इनके कॉम्प्लीमेंट्स हो जाएंगे, यानी 4 जो होंगे वहां पे लिखा होगा ये बार वन बार वन बार वन, यहाँ लिखा होगा 1 बार 1 बार 1 और ये होगा बार 1 1 बार 1 और ये बार 1 बार 1 बार 1 1 होगा। तो इस तरीके से जो ना हम कहेंगे कि 100 सेट्स ऑफ प्लेन के लिए जो मल्टीप्लिसिटी फैक्टर है उसकी वैल्यू 6 होती है, जबकि इस केस में यानी 111 सेट ऑफ प्लेन के लिए जो इस फैक्टर की वैल्यू है ना वो 8 होती है। इस तरीके से ये जो फैक्टर है ना ये कंट्रीब्यूट करता है। और मल्टीप्लिसिटी फैक्टर की जो वैल्यूज है ना ये अपेंडिक्स की फॉर्म में बीडी कुल्टी की बुक के एंड पे मौजूद हैं और ये टेबल देखें ये आपके सामने मौजूद है। वहां से हम जो है ना जो भी हमारे पास सिस्टम होगा उसके लिए हम जो ना मल्टीप्लिसिटी फैक्टर की जो वैल्यूज है ना वहां से नोट करके तो अपनी कैलकुलेशन में यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट फैक्टर है हमारे पास बच्चों, इसको हम बोलते हैं लोरेंस फैक्टर। लोरेंस फैक्टर क्या होता है? एक हमने पहले पढ़ा है पोलराइजेशन फैक्टर, जो कि यहाँ पे आपके सामने ये लिखा हुआ है कि 1 + cos स्क्वायर 2 थीटा ओवर यहाँ पे 2 था, तो ये हमारे पास है यहाँ पे पोलराइजेशन फैक्टर। और जो दूसरा यहाँ पे आपको ये बटे में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नजर आ रहा है ना जो कि लिखा हुआ है sin स्क्वायर थीटा cos थीटा, ये बेसिकली यहाँ पे टोटल फैक्टर बनता है 2 ओवर sin स्क्वायर थीटा cos थीटा। तो ये फैक्टर यहाँ पे लोरेंस फैक्टर कहलाता है। तो ये भी चूंकि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, जो पोलराइजेशन फैक्टर था वो भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन था जिसकी वैल्यू आई थी 1 + cos स्क्वायर 2 थीटा ओवर 2। तो जो लोरेंस फैक्टर है इसकी वैल्यू होती है 2 ओवर sin स्क्वायर थीटा इंटू cos थीटा। तो हम इन दोनों फैक्टर्स को ना कंबाइन करके यहाँ पे लिख लेते हैं, चूंकि दोनों यानी पोलराइजेशन फैक्टर और लोरेंस फैक्टर ये दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, इसलिए हम इन दोनों को कंबाइन करके एक ही फैक्टर की शक्ल में जो है ना वो जाहिर कर सकते हैं। पोलराइजेशन फैक्टर कैसे अराइज होता है ये बात हम पहले पढ़ चुके हैं। जो लोरेंस फैक्टर है ना ये असल में जो हमारे डिफ्रैक्टोमीटर की ज्योमेट्री है ना उस पर डिपेंड करता है। ज्योमेट्री से मुराद ये है कि डिफ्रैक्टोमीटर के अंदर जो सोर्स ऑफ एक्सरेज है उसका सैंपल से फासला कितना है, यानी कि एक्सरे बीम को सोर्स से निकलने के बाद सैंपल के ऊपर स्ट्राइक करने तक कितना फासला तय करना पड़ता है और उसके रास्ते में कितनी स्लिट्स आती हैं, किस किस्म की स्लिट्स आती हैं। फिर उसके बाद जब ये एक्सरे बीम हमारे सैंपल के ऊपर पड़ती है तो सैंपल की सरफेस कैसी है, क्या सैंपल की सरफेस फ्लैट है या कर्व्ड है या जिगजैग है, तो उसकी सरफेस कैसी है। और उसे स्ट्राइक करने के बाद जब डिफ्रैक्टेड बीम हमारे जो डिटेक्टर है उसमें एंटर होती हैं तो उसमें वो कितना फासला तय करती हैं। तो ये तो सारी चीजें हैं ना ये मिलकर बनाती हैं लोरेंस फैक्टर, जो कि हमारे डिफ्रैक्टोमीटर की ज्योमेट्री पे डिपेंड करता है, उसकी ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट, उसके ज्योमेट्रिकल सेटअप के ऊपर जो है ना वो डिपेंड करता है। तो यही बात जो है ना यहाँ पे हमारे पास लोरेंस फैक्टर की शक्ल में जाहिर होती है। तो जो लोरेंस फैक्टर की वैल्यू है ये लोरेंस पोलराइजेशन फैक्टर की वैल्यू भी कैलकुलेट करके तो ये अपेंडिक्स की शक्ल में मौजूद हैं। ये अपेंडिक्स नंबर 10 है, बीडी कुल्टी की बुक के एंड पे ये दिया गया है। तो ये देखें डिफरेंट एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन के लिए जो है ना लोरेंस पोलराइजेशन फैक्टर्स की वैल्यू यहाँ पे दी गई हैं। ये लोअर एंगल के ऊपर वैल्यू ज्यादा होती है, ये देखें शुरू में ये वैल्यू ज्यादा है और जैसे जैसे ये एंगल बढ़ता है, एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन बढ़ता है तो ये वैल्यूज कम होती जाती हैं और एंड पे जाके देखें ये वैल्यूज फिर ज्यादा हो गई हैं। उसका मतलब ये हुआ कि शुरू में ये वैल्यू ज्यादा हैं, इंटरमीडिएट एंगल के लिए ये वैल्यूज कम हो जाती हैं और एंड पे फिर जो है ये वाला फैक्टर ज्यादा सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट करना शुरू कर देता है। तो ये टेबल की फॉर्म में वैल्यूज हमारे पास मौजूद होती हैं। ये बिल्कुल उसी तरह का टेबल है जिस तरीके से हम वो लॉगरिथम का टेबल यानी लॉग टेबल यूज करते थे, तो उसी तरह हम जो है यहाँ से वैल्यूज को नोट करके तो इंटेंसिटी कैलकुलेशन की वैल्यू जो इक्वेशंस है वहां पे पुट करके तो इंटेंसिटी को फाइंड कर सकते हैं।
इस ग्राफ के अंदर हमने लोरेंस पोलराइजेशन फैक्टर को जो है ना ग्राफिकल शेप में शो किया हुआ है, और यहाँ पे देख लें कि ये लोअर एंगल के ऊपर ये वैल्यू ज्यादा है लोरेंस पोलराइजेशन फैक्टर की, जबकि जो इंटरमीडिएट ब्रैग्स एंगल है वहां पे इसकी वैल्यू कम हो गई है, और फिर जैसे जैसे एंगल बढ़ता गया ना फिर इसकी वैल्यू दोबारा से बढ़नी शुरू हो गई है। यानी इस फैक्टर का जो इफेक्ट है ना वो इंटरमीडिएट एंगल्स के ऊपर कम होता है और लोअर एंगल्स के ऊपर और हायर एंगल्स के ऊपर इसका इफेक्ट ज्यादा होता है। नेक्स्ट फैक्टर है हमारे पास बच्चों एब्जॉर्प्शन फैक्टर। और एब्जॉर्प्शन क्या होती है? एब्जॉर्प्शन का मतलब है कि एक्स रेज हमारे सैंपल के अंदर एब्जॉर्ब हो रही हैं, और ये एब्जॉर्ब्स कैसे होती हैं ये हम पहले पढ़ चुके हैं चैप्टर नंबर 1 के अंदर। एब्जॉर्प्शन ऑफ एक्स रेज एक कंप्लीट टॉपिक हमने वहाँ पे पढ़ा था कि जो एक्स रेज हैं वो हमारे मटेरियल के अंदर जब जाती हैं तो वहाँ पे ट्रू स्कैटरिंग भी हो सकती है और वहाँ पे रैंडम स्कैटरिंग भी हो सकती है। तो दो तरीकों से जो एक्स रेज है ना वहाँ पे एब्जॉर्ब हो सकती हैं, और जाहिर है कि ये वाला जो फैक्टर है ये हमारे लिए यहाँ पे अनवांटेड है कि हम चाह रहे होते हैं कि हमारा जो मटेरियल है ना वो एक्स रेज को एब्जॉर्ब ना करे, क्योंकि हम तो चाह रहे हैं ना कि जो इंसिडेंट एक्स रेज हैं वो हमारे मटेरियल के साथ स्ट्राइक करें और डिफरेंट जो प्लेन्स हैं वहां से रिफ्लेक्शन हो और उसके बाद उसमें कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो, और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के नतीजे में हमें वहां पे जो है ना एनहांस्ड इंटेंसिटी मिले, जिससे कि हम जो इंटरप्लेनर स्पेसिंग की वैल्यू है वो फाइंड करें। तो इसलिए हम यहाँ पे चाहते हैं कि डिफ्रैक्शन मैक्सिमम हो, हम एब्जॉर्प्शन नहीं चाहते हैं। बहरहाल कुछ ना कुछ एब्जॉर्प्शन ज़ाहिर वहाँ पे होती है, और हमने इंटेंसिटी कैलकुलेशन में जो ना इस फैक्टर को भी काउंट करना होता है। कहता है the intensities of diffracted lines are affected by the absorption of X-rays in the specimen itself. The calculated intensity must be multiplied to allow for absorption. यानी कि जो हम इंटेंसिटी कैलकुलेट करें तो वहां पे हमने इस फैक्टर को भी काउंट करना जरूरी है। The A यानी absorption factor depends on geometry of diffraction method involved. कहता है कि ये जो एब्जॉर्प्शन फैक्टर है ना ये डिपेंड करता है कि हमने कौन सा डिफ्रैक्शन मेथड जो है ना वो इन्वॉल्व किया है और यूज किया है और उसकी ज्योमेट्री कैसी है। आमतौर पर हमारे पास दो किस्म के जो ना वो मेथड्स हैं जिनको हम डिफ्रैक्शन मेथड बोलते हैं। ये पाउडर डिफ्रैक्शन मेथड की बात कर रहे हैं कि पाउडर डिफ्रैक्शन मेथड की जो ज्योमेट्री है ना वो दो तरह की हो सकती है। एक वो ज्योमेट्री है जो हम डिबाई शरर कैमरा में यूज करते हैं, ठीक है। तो डिबाई शरर कैमरा अगर हम यूज कर रहे हैं तो वहां पे कहता है कि जो एब्जॉर्प्शन फैक्टर होगा ना वो हम इस फंक्शन से फाइंड करेंगे कि इस केस में एब्जॉर्प्शन फैक्टर विल बी इक्वल टू एक्सपोनेंशियल माइनस म्यू इनटू ए बी प्लस बी सी, ठीक है। यहाँ पे म्यू क्या चीज है? म्यू यहाँ पे है एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट, और एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट को फाइंड करने के लिए हमारे पास एक अलग से रिलेशन है। ये होता है कि म्यू कॉम्पैक्ट इज इक्वल टू म्यू सॉलिड, यानी कि आपने जो म्यू यानी एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट आपने लेना है उस मटेरियल का जब वो सॉलिड फॉर्म में है, और ये कॉम्पैक्ट का मतलब है कि ये पाउडर फॉर्म में आपने पाउडर को कॉम्पैक्ट किया हुआ है, और इनटू यहाँ पे लिखा हुआ है रो कॉम्पैक्ट ओवर रो सॉलिड। रो क्या यहाँ पे? ये डेंसिटी है। डेंसिटी यानी कॉम्पैक्ट जो हम यहाँ पे पाउडर यूज कर रहे हैं उसको कॉम्पैक्ट किया हुआ है उसकी डेंसिटी फाइंड करें, और फिर उसी मटेरियल की सॉलिड फॉर्म में जो डेंसिटी होगी वो क्या होगी। तो यहाँ से हम जो ना इस म्यू की वैल्यू निकालेंगे, और इसके बाद ये ए बी और बी सी यहाँ पे क्या चीज है ये मैं आपको यहाँ पे जो ना थोड़ा सा ड्रा करके बताता हूँ कि ए बी और बी सी से क्या मुराद है। कि ये बच्चों फर्ज कर हमारे पास एक सैंपल है, ठीक है, जो इंसिडेंट एक्सरे बीम है वो यहाँ से आती है। फर्ज करें यहाँ पे कोई प्लेन है और इधर से वो रिफ्लेक्ट होकर तो इस तरफ जा रही है। तो ए बी और बी सी से मुराद असल में ये फासला है। इस पॉइंट को हम यहाँ पे ए कहते हैं, ये बी है जहाँ से रिफ्लेक्शन हुई है, और ये यहाँ पे सी होते हैं। तो ए बी प्लस बी सी यानी हमारे सैंपल के अंदर जो है ना मटेरियल ने कितना फासला तय किया है, इस फासले को हम ए बी प्लस बी सी से शो करते हैं। तो जाहिर है कि जितना फासला ये ज्यादा होगा
उतना जो है ना मटेरियल के अंदर एक्स रेस के एब्जॉर्ब होने के चांसेस ज्यादा होंगे, और जितना ये फासला यानी ए बी प्लस बी सी कम होगा उतना जो है एब्जॉर्प्शन के चांसेस भी कम होंगे। दूसरी हमारे पास ज्योमेट्री होती है, इसको हम बोलते हैं डिफ्रैक्टोमीटर ज्योमेट्री, जो आजकल हम यूज करते हैं डिफ्रैक्टोमीटर। उनके अंदर हम एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट इस तरीके से फाइंड करेंगे। ये बिल्कुल सिंपल सा रिलेशन है, A इज इक्वल टू 1/2 म्यू, और म्यू यहाँ पे वही एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट है जो कि अभी मैंने आपको बताया है। इसको हम इस फार्मूले की मदद से नोट कर सकते हैं। बच्चों आखिरी जो फैक्टर है हमारे पास, जी बच्चे बोले। सर ये लीनियर एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट होगा? जी बिल्कुल, ये लीनियर एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट। ठीक है जी। आखिरी हमारे पास जो फैक्टर है ना जो इंटेंसिटीज को अफेक्ट करता है वो कहलाता है टेम्परेचर फैक्टर। ठीक है ना। अब टेम्परेचर फैक्टर यानी जो टेम्परेचर है ये कैसे अफेक्ट करता है। देखें टेम्परेचर के बारे में आप लोग जानते हैं कि हर वक्त हमारे जो मटेरियल्स होते हैं ना उनके जो एटम्स है ना वो वाइब्रेट कर रहे होते हैं। ठीक है, वो हालत सुकून में नहीं होते, वो वाइब्रेट कर रहे होते हैं। तो जब हम उनका टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वो वाइब्रेशन बढ़ जाती हैं। तो हमने ये जो कैलकुलेशंस की हैं ना, इन कैलकुलेशंस के अंदर हमने तो ये फर्ज किया हुआ है कि जो हमारे मटेरियल्स हैं उनमें जो प्लेन्स हैं, जो डी स्पेसिंग है वो कांस्टेंट होती है। ठीक है, हमने जो ब्रैग्स लॉ ड्राइव किया हुआ है, तो ब्रैग्स लॉ को ड्राइव करने में हमने फर्ज किया हुआ है कि जो डी स्पेसिंग है ना वो कांस्टेंट है, यानी इंटरप्लेनर डिस्टेंस जो है ना वो सेम होता है डिफरेंट प्लेन्स के दरमियान। जबकि बच्चों हकीकत में तो ऐसा नहीं होता, क्योंकि जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से एटम्स की वाइब्रेशंस बढ़ जाती हैं, यानी उनकी अपने जो मेन पोजीशन है ना, मेन पोजीशन के क्रॉस जो वाइब्रेशन है वो बढ़ जाएगी, और जो इंटरप्लेनर स्पेसिंग है ना वो कांस्टेंट नहीं रहेगी, जो कि हमने यहाँ पे कांस्टेंट फर्ज की होती है। तो इसका मतलब ये होगा कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे जो थर्मल वाइब्रेशंस हैं हमारे एटम्स की और उन एटम से मिलकर बनने वाले प्लेन्स की थर्मल वाइब्रेशंस बढ़ती जाएंगी। तो थर्मल वाइब्रेशन बढ़ने से जो डी स्पेसिंग है ना वो कांस्टेंट नहीं रहेगी। तो जब डी स्पेसिंग कांस्टेंट नहीं होगी तो इसका मतलब ये होगा कि जो इंटेंसिटीज है ना उनके अंदर परफेक्ट कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस नहीं होगा, बल्कि पार्शियल कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा और पार्शियल डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, जिससे हमारी जो पीक्स है ना वो शार्प नहीं रहेंगी, बल्कि उनकी जो इंटेंसिटी है ना वो कम हो जाएगी और उनकी जो विड्थ है ना वो ज्यादा हो जाएगी। तो कहता है कि एटम्स undergo thermal vibration about their main position even at absolute zero of temperature, and amplitude of vibration increases as temperature increases। यानी जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है ना वैसे वैसे क्या होता है कि जो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है वैसे वैसे वाइब्रेशंस बढ़ती जाती हैं। और जब एक्स रेज हमारे मटेरियल के ऊपर फॉल करती हैं तो एक्सरेस भी अपनी जो एनर्जी है ना उसका कुछ पार्ट मटेरियल को ट्रांसफर करती हैं। तो जितनी ज्यादा देर के लिए एक्सरेस फॉल करेंगी उतनी ज्यादा जो एनर्जी है वो हमारे सैंपल को मटेरियल को ट्रांसफर करेंगी, जिससे एटॉमिक वाइब्रेशंस यानी थर्मल वाइब्रेशंस बढ़ती जाएंगी और जो डी स्पेसिंग है ना वो कांस्टेंट नहीं रहती, जिसकी वजह से जो इंटेंसिटी है ना डिफ्रैक्टेड बीम की वो मुतासर हो सकती है। इंक्रीज इन टेम्परेचर हैज 3 मेन इफेक्ट्स। कहता है टेम्परेचर बढ़ने के 3 जो है ना वो बड़े असरात होते हैं। द यूनिट सेल एक्सपेंड्स, जाहिर है यूनिट सेल जो है ना वो भी एक्सपैंड करेगा, काजिंग चेंजेस इन पीरियडिसिटी डी, और इस रिजल्टेंट क्या होगा कि जो पीरियडिसिटी है वो भी चेंज होगी और जो डी स्पेसिंग है वो भी चेंज होगी, एंड द पोजीशन ऑफ 2 थीटा यानी 2 थीटा जो वैल्यूज है ना वो भी चेंज होंगी। The intensities of diffracted lines decrease, और इसके रिजल्ट में क्या होगा जो डिफ्रैक्टेड लाइंस हैं उनकी जो इंटेंसिटीज है ना वो भी डिक्रीज होना शुरू हो जाएंगी ड्यू टू इंक्रीज इन डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। क्योंकि जैसे जैसे जो इंटेंसिटी डिक्रीज होगी तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के चांसेस बढ़ेंगे, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के चांसेस जो ना वो कम होते जाएंगे। द इंटेंसिटी ऑफ बैकग्राउंड स्कैटरिंग बिटवीन लाइंस इंक्रीज, और जो बैकग्राउंड स्कैटरिंग होती है ना लाइंस के दरमियान वो भी
बढ़ती जाएगी। ये बैकग्राउंड स्कैटरिंग क्या होती है ये मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताता हूँ। द टेम्परेचर फैक्टर इज गिवन बाय, मैथमेटिकली हम टेम्परेचर फैक्टर को इस तरीके से शो करते हैं कि ये एक्सपोनेंशियल -2m के इक्वल होता है। यहाँ पे जो m है ना ये एक कांस्टेंट फैक्टर है, ज़ाहिर है जो हर मटेरियल के लिए इसकी वैल्यू डिफरेंट होती है। तो कहता है कि thermal vibration causes small changes in breadth of peaks, but diffraction lines are observed to be sharp right up to the melting point। कहता है कि जो थर्मल वाइब्रेशन है ना, थर्मल वाइब्रेशन बढ़ने से क्या होता है कि जो पीक्स की मोटाई है ना वो चेंज होती है और वो पीक्स चौड़ी होती जाएंगी, लेकिन जब तक मटेरियल मुकम्मल तौर पर मेल्ट ना कर जाए, पिघल ना जाए, हमें कुछ ना कुछ जो पीक्स है ना वो मिलती रहती हैं। और जब सारा मटेरियल मेल्ट कर जाएगा उसमें जो ना बिल्कुल रैंडमनेस आ जाएगी और ज़ाहिर जब वो लिक्विड फॉर्म में चला गया तो उस केस में एटम्स के दरमियान पीरियडिसिटी खत्म हो जाती है, नहीं मिलेंगी। लेकिन मेल्टिंग पॉइंट से पहले पहले हमें जो ना कुछ पीक्स जो ना वो मिलती रहती हैं। The maximum intensity decreases gradually as temperature increases। ये वही बात है कि टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ेगा तो जो इंटेंसिटी की वैल्यू है ना वो कम होती जाएगी। The mean amplitude of atomic vibrations, कहता है कि अटॉमिक वाइब्रेशन का जो मीन एम्पलीट्यूड है उसको हम यू से जाहिर करते हैं, उसको यू फैक्टर बोलते हैं। is not a function of temperature alone। कहता है ये सिर्फ टेम्परेचर का फंक्शन नहीं होता बल्कि डिपेंड्स अपॉन द इलास्टिक मॉडुलस ऑफ द क्रिस्टल्स, यानी ये क्रिस्टल्स के जो इलास्टिक मॉडुलस है ना उन पे भी डिपेंड करता है, यानी उसके इलास्टिसिटी कितनी ज्यादा है मटेरियल के अंदर। द मीन एम्पलीट्यूड इज मच ग्रेटर एट any one temperature for a soft low melting point metal like lead than is for tungsten। यानी कहता है कि ये जो मेन एम्पलीट्यूड है ना वाइब्रेशन का किसी एक खास टेम्परेचर पर, कहता है कि ये ज्यादा होगा उन मटेरियल्स के लिए जो सॉफ्ट होते हैं और वो लो मेल्टिंग पॉइंट मटेरियल्स हैं जिस तरह लेड है टंगस्टन के मुकाबले में। यानी कहने का उसका मतलब ये है कि मुख्तलिफ जो मटेरियल्स है ना उनके लिए जो मीन एम्पलीट्यूड है ना वाइब्रेशन का उसकी वैल्यू डिफरेंट होती है डिफरेंट मटेरियल्स के लिए, चाहे हम एक ही टेम्परेचर पे ये वैल्यूज को मेजर करें। तो उसका मतलब ये हुआ कि ये जो वैल्यू है ना ये बेसिकली मटेरियल डिपेंडेंट है, तो हर मटेरियल के लिए हमें इसकी वैल्यूज को सेपरेटली फाइंड करना पड़ता है। Atomic scattering factor F under thermal vibrations is related to the temperature factor by, कहता अगर हम अटॉमिक स्कैटरिंग फैक्टर की बात करें तो जो अटॉमिक स्कैटरिंग फैक्टर है ना वो भी टेम्परेचर फैक्टर के साथ रिलेटेड है। तो अटॉमिक स्कैटरिंग फैक्टर का जो रिलेशन है ना टेम्परेचर फैक्टर के साथ वो ये बनता है कि F इज इक्वल टू F नॉट एक्सपोनेंशियल -m, जहाँ पे जो F नॉट है ना ये अटॉमिक स्कैटरिंग फैक्टर है उसी मटेरियल का जब वो हालत सुकून में है, यानी उसका जो टेम्परेचर है ना वो इतना है कि वहाँ पे जो थर्मल वाइब्रेशन है ना वो ऑलमोस्ट जीरो है। तो बच्चों एटॉमिक स्कैटरिंग फैक्टर की जो वैल्यूज है ना ये भी हमारे पास एक टेबल की फॉर्म में मौजूद होती हैं और हमारी बुक के अंदर जो है ना डिफरेंट मटेरियल्स के लिए इसकी जो वैल्यूज है ना वो दी गई हैं अपेंडिक्स 8 की शक्ल में। तो वहाँ से हम ये वैल्यूज नोट करके ना तो इनको यूज कर सकते हैं। ये जो है ना टेम्परेचर फैक्टर की एक खास जो है ना वो आयरन के लिए प्लाट की गई है वैल्यू 20 डिग्री सेल्सियस के ऊपर, जहाँ पे हमने टेम्परेचर फैक्टर को यानी एक्सपोनेंशियल -2m को प्लाट किया हुआ है एज ए फंक्शन ऑफ साइन थीटा ओवर लैम्डा, जहाँ पे जो साइन थीटा है ना यानी जो थीटा यहाँ पे ये ब्रैग्स एंगल है और लैम्डा जो है ना ये कोई पर्टिकुलर वेवलेंथ है एक्स रेज की जिसके ऊपर ये वैल्यूज को नोट किया गया। थर्मल वाइब्रेशन का जो इफेक्ट होता है ना किसी पैटर्न के ऊपर वो क्या होता है वो देखें इस शक्ल में आपको जो ना क्लियर कट फर्क नजर आ रहा है कि अगर फर्ज करें थर्मल वाइब्रेशन नहीं है यानी नो थर्मल वाइब्रेशन, यानी अगर आइडियल कंडीशन है हमारे पास तो हमारा जो XRD पैटर्न है ना वो इस किस्म का आना चाहिए कि यहाँ पे जो ना अगर बाकी फैक्टर्स कांस्टेंट है टेम्परेचर भी सेम है वो कोई इफेक्ट नहीं कर रहा तो फिर ये पीक्स इस किस्म की आनी चाहिए। जबकि क्या होता है कि ये अगर आइडियल बिहेवियर है तो अगर साथ थर्मल वाइब्रेशंस मौजूद हैं तो इनकी मौजूदगी में क्या होता है कि जो हमारा पैटर्न है वो इस किस्म का बनता है कि देखें जैसे जैसे एंगल बढ़ता है
वैसे वैसे टेम्परेचर फैक्टर जो है ना वो ज्यादा सिग्निफिकेंट पार्ट प्ले करता जा रहा है। तो एंगल बढ़ने के साथ साथ क्या हो रहा है कि जो हमारी इंटेंसिटीज है ना वो कम होती जा रही हैं। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो इंटेंसिटीज में कमी आ रही है ना वो टेम्परेचर फैक्टर की वजह से कमी आ रही है। तो इसका मतलब ये होगा कि जो टेम्परेचर फैक्टर है ना लोअर एंगल के ऊपर इसका असर निस्बतन कम होता है, जबकि हायर एंगल्स के ऊपर इसका जो असर है ना वो निस्बतन ज्यादा होता है। और अभी मैंने बात की थी कि बैकग्राउंड, ये यहाँ पे जो पैटर्न आपको जो एक्स एक्सिस है ना इससे ऊपर उठा हुआ नजर आ रहा है ना, तो इसको हम जो है ना बैकग्राउंड रेडिएशन या बैकग्राउंड स्कैटरिंग बोलते हैं। कि जितनी बैकग्राउंड ज्यादा होगी, बैकग्राउंड रेडिएशन ज्यादा होंगी, उतना जो ये पैटर्न है ना ये एक्स एक्सिस से ऊपर उठा होगा, और जितनी बैकग्राउंड रेडिएशन कम होंगी उतना जो पैटर्न है ना ये एक्स एक्सिस के नजदीक होगा। तो ये जो हमारे पास यहाँ पे विड्थ आ रही है ना इसको हम बैकग्राउंड रेडिएशन कहते हैं, और ये बैकग्राउंड रेडिएशन की वजह से आ रही होती है। तो बच्चों ये थे हमारे पास टोटल फैक्टर्स, और ये हमारे पास टोटल जो ना वो इंटेंसिटी कैलकुलेशन के लिए इक्वेशन बनती है जिसमें जो तमाम फैक्टर्स की मैथमेटिकल रिलेशन जो ना वो दिया गया है। और मैंने आपको बता दिया था शुरू में ही कि ये हमारे पास एफ मॉड स्केयर जो है ना ये है स्ट्रक्चर फैक्टर, पी हमारे पास है मल्टीप्लिसिटी फैक्टर, और ये वाला जो दरमियान में फैक्टर है ब्रैकेट्स के अंदर 1 + cos के 2 थीटा ओवर साइंस के थीटा cos थीटा, ये दो फैक्टर्स का कॉम्बिनेशन है, एक पोलराइजेशन फैक्टर और दूसरा लोरेंस फैक्टर। इसलिए हम इसको बोलते हैं लोरेंस पोलराइजेशन फैक्टर, जो कि इस ब्रैकेट के अंदर है। और ए एज ए फंक्शन ऑफ थीटा यहाँ पे एब्जॉर्प्शन फैक्टर है, और लास्ट वन हमारे पास एक्सपोनेंशियल -2m जो ना ये टेम्परेचर फैक्टर है। तो हम इन तमाम फैक्टर्स की वैल्यूज को मैनुअली भी कैलकुलेट कर सकते हैं, मैनुअली कैलकुलेट करके तो इंटेंसिटी कैलकुलेशन की इक्वेशंस में पुट कर सकते हैं। और आजकल हमारे पास थोड़ी आसानी है, सहूलत है कि ये जो तमाम वैल्यूज होती हैं ना ये सॉफ्टवेयर्स हमारे पास जो मौजूद हैं उनके अंदर ये ऑलरेडी फीड कर दी जाती हैं। तो सॉफ्टवेयर के अंदर जब ये वैल्यू ऑलरेडी मौजूद है तो जस्ट एक क्लिक करके हम किसी भी वैल्यू को इस इक्वेशन के अंदर इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, और एक्सआरडी पैटर्न को हम जो है ना बेहतर तरीके से रीड कर सकते हैं और एनालाइज कर सकते हैं। बच्चों आज चूंकि ये आखिरी लेक्चर है, अभी हमारा जो काम है ना वो कुछ रहता है जिसमें हमने एक्सरे डिफ्रैक्टोमीटर के जो इम्पॉर्टेंट पार्ट्स हैं वो पढ़ने हैं, उसके फंक्शंस पढ़ने हैं, और फिर हम एक्सआरडी पैटर्न को एनालाइज कैसे करते हैं ये चीज़ें अभी हमने पढ़नी हैं। लेकिन अब ये चीज़ें मैं आपको अगले सेमेस्टर में जो आपका लैब का कोर्स होगा ना, एक्सआरडी का लैब का कोर्स भी है हमारा, उसके अंदर हम ये चीज़ें सारी इंशाल्लाह ताला कवर करेंगे, पढ़ेंगे। और अब जो है ना वो टाइम की कमी की वजह से और मतलब कोविड रिस्ट्रिक्शन और दरमियान में ये रमज़ान आ गया, तो अब जो 1 या 2 लेक्चर आपके रह गए हैं जो इम्पोर्टेंट लेक्चर थे, जिनमें हमने जो है ना इंडेक्सिंग का तरीक़ाकार अभी पढ़ना है, तो वो इंशाल्लाह ताला हम जो है ना लैब के कोर्स में उसको अच्छे तरीके से कवर करेंगे। उसमें हमारे पास टाइम भी काफ़ी होगा, तो हम डिटेल के साथ उन चीज़ों को पढ़ेंगे। अब मैंने जो है ना वो जल्दी में वो चीज़ें करवाना मुनासिब नहीं समझा कि जल्दी जल्दी में मैं करवा दूंगा तो आप लोगों को समझ नहीं आनी। तो बेहतर ये है कि हम इनको अगले सेमेस्टर में कर लें ताकि सुकून के साथ हम ये काम करें और आपकी अंडरस्टैंडिंग जो ना बेहतर से बेहतर हो। और साथ हम ये उम्मीद करते हैं कि ईद के बाद जब आपकी क्लासें हों सेकंड सेमेस्टर की, तो जो गवर्नमेंट है ना वो यूनिवर्सिटीज़ को ओपन करने की इजाज़त दे दे ताकि आप लोग यहाँ आके क्लासें पढ़ें। और जब ज़ाहिर है यहाँ आके क्लासें पढ़ेंगे तो ज़्यादा बेहतर तरीके से आप इन चीज़ों को समझ सकेंगे और अंडरस्टैंड कर सकेंगे, और जो भी मसले मसाइल होंगे वो हम जो ना म्यूचुअल डिस्कशन के साथ उनको जो ना अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो अभी भी जो चीज़ें हमने पढ़ी हैं इस सेमेस्टर में और अभी तक जो आज का लेक्चर पढ़ा है, इसके बारे में भी अगर आपके पास कोई ज़हन में क्वेश्चन हो तो वो आप मुझे जो ना ईमेल कर दें, मैं वो आपको इंशाल्लाह ताला रिप्लाई करूँगा। अभी अगर आपके ज़हन में क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। पेपर पैटर्न के बारे में बता दें। पैटर्न बच्चों वही होगा जो मिड में था, जिस तरीके से मिड में आपको हमने जो ना 2-3 क्वेश्चन सेंड किए थे, तो आपने उनकी टाक तैयार करनी है और
पीपीटी यानी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के ऊपर आपने उसको एक्सप्लेन करना है अच्छे तरीके से। तो अभी भी यही होगा कि मैं आपको जो है ना तकरीबन 3 क्वेश्चन होंगे जो मैंने आपको मिड के बाद पढ़ाया वही शामिल होगा, मिड से पहले वाला सिलेबस इसमें शामिल नहीं होगा। जो मिड के बाद आपने पढ़ा है ना उसमें से आपको मैं जो है ना 2 या 3 क्वेश्चन सेंड करूंगा, तो उनको आपने उनकी पावर पॉइंट के ऊपर जो है ना एक डाक बनानी है, उसमें 8, 10, 15 स्लाइड आप बना लें और थोड़ी स्लाइड बनाएं ताकि आप उनको अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर सकें। जैसे मैंने कल भी आपको बताया था कि ज़्यादा ये ना करें कि ज़्यादा से ज़्यादा आपने लिखा हो, स्लाइड्स के ऊपर कम से कम लिखें, ज़्यादा कोशिश करें कि आप चीज़ें ज़बानी बताएं, ज़बानी समझाएं। हमने जब इसकी मार्किंग करते हैं ना तो इस मार्किंग में जो चीज़ें मतलब हम नोट करते हैं वो यही करते हैं कि आपने कितने अच्छे तरीके से चीज़ों को एक्सप्लेन किया है। और कल भी जिस तरीके से मैंने आपको बताया था कि आपने कॉपी नहीं करनी, दूसरों से शेयर नहीं करना, आप अपना काम करें, अपनी स्लाइड्स बनाएं। तो अगर दूसरों से शेयर करेंगे तो उसका नुकसान आपको भी होगा, जो शेयर करेगा उसके नंबर भी कटेंगे और जिसको आप देंगे ना उसके नंबर भी कटेंगे। इसलिए मेहरबानी करके अपनी अपनी स्लाइड्स बनाएं और अपना अपना उसको प्रेजेंट करें। और मार्किंग में यही बात देखी जानी है कि आपने कितने अच्छे तरीके से चीज़ों को एक्सप्लेन किया है और आपकी अंडरस्टैंडिंग कैसी है चीज़ों की, आपका कॉन्सेप्ट कैसा है। जैसे मैंने आपको कल भी बताया था कि पिछले जब हम आपके वो मिड के पेपर चेक कर रहे थे, अगर आप लोग मेरे पास ऑफिस में आएंगे तो मैं आपको दिखा भी दूंगा ऐसी, वो मैंने बच्चों के रोल नंबर और नाम मैंने नोट करके रखे हुए हैं एज एन एग्जाम्पल आपको दिखाने के लिए, ताकि आपको पता चले कि जो नंबर कटे हैं लोगों के वो नंबर क्यों कटे हैं। कि इतना चीज़ें हैं कि मतलब सामने लिखा भी हुआ है कि लेटेस्ट पॉइंट क्या होता है या बेसिस क्या होती है, सामने लिखा भी हुआ है, लेकिन कहने में जो स्टूडेंट है वो कुछ और ही बताई जा रहा है, उसको पता ही नहीं है कि लेटेस्ट पॉइंट असल में होता क्या है या बेसिस होता क्या है। वो नजर आ रहा है कि वो जल्दी जल्दी में ना वो टाक उसने किसी से मंगवाई है, खुद वो कहीं शहजादा साहब मसरूफ होंगे, पहले उसने उसको पढ़ा ही नहीं है, तो अब उसने किसी से मंगवा ली है और अब उसको वो जल्दी जल्दी बस एक्सप्लेन कर रहा है वो खाना पूरी के लिए कि मैंने भी जो है एग्जाम दे दिया, वो पेपर दे दिया। तो लिखा सामने कुछ और है और वो कुछ और ही जो ना पढ़ता जा रहा है, कुछ और ही बोलता जा रहा है और जिसकी कोई सहमति नहीं बनती। ठीक है ना। तो अगर आप इस तरीके से फॉर्मेलिटी पूरी करेंगे तो फिर ज़्यादा नंबरों में भी फॉर्मेलिटी पूरी होगी। तो जो बच्चे मेहनत करेंगे, मेहनत से चीज़ें तैयार करेंगे और मेहनत से एक्सप्लेन करेंगे और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा उस चीज़ के बारे में, तो उनको फिर इंशाल्लाह नंबर भी अच्छे मिलेंगे। सर हमारा पेपर टाइम क्या होगा? पेपर का वही पैटर्न है जो पहले था कि आपको सुबह 9 बजे इंशाल्लाह ताला पेपर की जो ईमेल आ जाएगी, तो उसके बाद आपके पास जो टाइम है वो ऑफिशियल टाइम तो आपको पता ही है वो थोड़ा रखा होता है, लेकिन यह कि अनऑफिशियल यही है कि आप कोशिश करेंगे जितनी जल्दी या कि शाम 6 बजे से पहले पहले आप सेंड कर दें, तो अच्छी बात है। सर वही 10 मिनट ही होंगे जी, 10 मिनट में ही बनाएंगे ना सर वीडियो? हाँ जी 10 मिनट बिल्कुल इसके राउंड अबाउट, मतलब ठीक है चंद 1 आध मिनट ऊपर नीचे हो जाए, लेकिन कोशिश करेंगे 10 मिनट के अंदर अंदर जो ना वो कवर हो जाए। जी ठीक है सर रोजे के साथ रिकॉर्डिंग करना मुश्किल हो जाएगा, इफ्तारी के बाद भी टाइम मिलना चाहिए। सर 12 बजे ठीक है सर, 12 बजे तक। मैंने भी रोजे के साथ आपको भी मैंने क्लास पढ़ाई है, मैंने पूरा घंटा बोला है, आपने सिर्फ 10 मिनट बोलना है बच्चे। सुनिए सर ये जो लॉरेंट्ज पोलराइजेशन फैक्टर है ब्रैकेट में, इसको काइंडली एक्सप्लेन कीजिएगा स्लाइड में। यार ये वाला फैक्टर जो है ना मैंने बताया कि ये डिफ्रैक्टोमीटर की ना ज्योमेट्री पे डिपेंड करता है, ठीक है। इसको असल में मैंने शार्ट कर दिया, वैसे तो ये फैक्टर जो ना बहुत लेंथी है और इसकी डेरिवेशन भी मौजूद है। जो पोलराइजेशन फैक्टर है ना इसकी डेरिवेशन तो मैंने करवा दी आपको ना, वो तो शुरू में जब हमने ये चैप्टर स्टार्ट किया था वहां पे हमने कर ली थी। जो दूसरे वाला फैक्टर है यहाँ पे जो लोरेंस फैक्टर है ना, जो ये नीचे लिखा हुआ है साइंस के थीटा कॉस थीटा, तो इसकी डेरिवेशन भी बुक के अंदर मौजूद है, लेकिन वो काफी लंबी चौड़ी है, इसलिए मैंने आपको वो स्किप करवा दी है। सिंपल वर्ड में आप ये बस याद रखें कि ये जो डिफ्रैक्टोमीटर की ज्योमेट्री पे डिपेंड करता है कि उसकी ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट कैसी है और जो एक्सआरडी बीम है उसने कितना फासला तय किया है सोर्स से निकलने के बाद
मटेरियल की सरफेस के ऊपर से ट्राई करने में और फिर वापस जाने में, ठीक है ना। तो इन चीजों पे ये सारे फैक्टर डिपेंड करते हैं। सर जो आपने सेंड की हुई रिकॉर्डिंग पर वो प्ले ही नहीं होती सर, किसी की नहीं हो रही। प्रीवियस लास्ट लेक्चर हैं 2-3 सर उनके बेटा आपकी आवाज काट रही है, दोबारा बोलें। सर जो वीडियो लेक्चर आपने सेंड किया है ना लिंक सर, वो प्ले ही नहीं होते सर। लास्ट जो 2-3 लेक्चर हैं वो प्ले होते हैं, पहले वाले प्ले ही नहीं होते सर। यार देखें, आप ने ना वो सही तरीके से डाउनलोड नहीं हुए होंगे ना, आप अपने क्लास फेलो जो है ना उनसे कंसल्ट करें। सर होते हैं मेरे सभी अगर टाइम कर लें तो डाउनलोड होते हैं। और जिनके कुछ दिनों के पास बाद ज़ाहिर फाइल अगर प्ले नहीं हो रही ना, तो उसका मतलब ये है कि वो मुकम्मल डाउनलोड नहीं हुई है आपके पास ना। वो जिनके पास वो मुकम्मल डाउनलोड हुई है ना, आप उनसे ले लें और उनसे लेके तो आप उनको जना सुन लें। मैंने सारे लेक्चर्स आपको सेंड किए हैं और मेरे पास सारे लेक्चर प्ले हो रहे हैं। मैं बकायदा दोबारा से लेक्चर सुन के कंफर्म करके तो फिर आपको सेंड करता हूँ। ओके सर, कोई लिंक सेंड कर दें सर। ओके सर, इसकी भी रिकॉर्डिंग सेंड कर दीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं अभी इसकी रिकॉर्डिंग सेंड कर रहा हूँ आपको। थैंक यू सर, जरूर सर। सर काइंडली रीड करते हैं मीट के पेपर और असाइनमेंट के बारे में। अल्लाह हाफिज़ सर आपने सर जी पूछे सर वो मिड के जो असाइनमेंट्स के क्विज थे उसके मार्क्स के बारे में दोबारा अनाउंसमेंट कर दें और सभी अभी ये ज्वाइन किए। मैंने बता दिया कि जो क्विज वाला पार्ट है ना, जो क्विज वाली असाइनमेंट थी ना, उसके मुतबादल के तौर पर मैं आपको एक और असाइनमेंट दूंगा आपके एग्जाम्स के बाद, जो नेक्स्ट वीक होगा उस वीक में। तो जो क्विज वाली असाइनमेंट है ना, वो चूंकि बहुत सारे बच्चों का मेरे पास एब्सेंट लगा हुआ है, इसलिए उसको मैं स्किप कर दूंगा। उसके मुतबादल के तौर पर मैं आपको एक और असाइनमेंट दूंगा जो कि आपको अपने पेपरों के बाद जो अगला वीक होगा उसमें सॉल्व करके मुझे सेंड करनी होगी। उसके लिए मैं आपको मंडे वाले दिन, यानी जो एग्जाम्स के बाद आपका नेक्स्ट वीक होगा, मंडे वाले दिन आपको असाइनमेंट ईमेल करूंगा। तो उसको सॉल्व करके आप जो ना फ्राइडे वाले दिन तक मुझे वापस भेजें। ओके सर, ठीक सर थैंक्स। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज। और सर सेकंड असाइनमेंट जो सर प्रॉब्लम सॉल्व करके आपको 31 तक सेंड करनी थी सर, उनका भी बता दें सर। वो मैं सेंड नहीं कर सका था। उसका भी मैं आपको ना अल्टरनेटिव दूंगा बाद में ना, उसका भी अगले वीक में अल्टरनेटिव दूंगा एग्जाम्स के बाद। ओके सर, थैंक यू।